हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और तो हम इस वीडियो में जैसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम पिछले सालों के जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वह सारे सॉल्व करेंगे। तो हम ये टॉपिक दो पार्ट में पूरा करेंगे, जिससे कि वीडियो छोटी छोटी बनेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। तो हम पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत की माप का गणनावाचक दृष्टिकोण। क्या? गणनावाचक दृष्टिकोण। ये हम पहले वीडियो में पढ़ेंगे। गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया? ये दिया मार्शल ने। किसने दिया? मार्शल ने। और दूसरी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्या पढ़ेंगे? क्रमवाचक। क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया? क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया हिक्स ने दिया। किसने दिया? हिक्स ने दिया। तो हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम सन 1844 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने किया। तो उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? 1844 में ड्यूपिट ने दिया। किसने दिया? ड्यूपिट। और ड्यूपिट के बाद दूसरे नंबर पे किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल। किसने दिया? मार्शल। और मार्शल के बाद किसने दिया? हिक्स ने। मार्शल के बाद हिक्स ने दिया। तो देखिए, बाद में मार्शल ने इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल की बुक का नाम याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया। और उपभोक्ता की बचत नाम भी किसने दिया? मार्शल ने। और मार्शल ने जो उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण किस आधार पर किया? गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर। और हिक्स ने क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर किया। अब देखिए, बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्या कहा? क्रेता की बचत। बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्या कहा? क्रेता की बचत। क्रेता की बचत कहा। और मार्शल की दूसरी पुस्तक क्या है? प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज। तो इस पुस्तक में मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत को क्या कहा? उपभोक्ता की लगान। क्या कहा? उपभोक्ता की लगान। उपभोक्ता की लगान कहा। क्या कहा? उपभोक्ता की लगान कहा। यह हमें ध्यान रखना। कौन सी पुस्तक में क्या कहा? प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं उपभोक्ता की बचत का गणनावाचक दृष्टिकोण, जो किसने दिया? मार्शल ने। किसने दिया? मार्शल ने। यहाँ पर मैं मार्शल लिखना भूल गया। मार्शल ने दिया उपभोक्ता की बचत का गणनावाचक दृष्टिकोण। तो उपभोक्ता की बचत क्या होती है? गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। यानी कोई वस्तु है, जैसे एक्स वस्तु, तो एक्स वस्तु के लिए उपभोक्ता जो भी कीमत देने के लिए तैयार है, जैसे एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए उपभोक्ता कितने 50 रुपये देने के लिए तैयार है, और तथा वास्तव में वह कितनी कीमत देता है? वह वास्तव में जैसे 30 रुपये कीमत देता है। तो इन दोनों का अंतर क्या है? 20 रुपये। तो ये 20 रुपये उपभोक्ता की बचत है। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि उपभोक्ता कितना देना चाहता है? 50 रुपये देना चाहता है। अगर 50 रुपये कीमत होती तो भी वह उपभोक्ता उसे खरीद लेता, जबकि कीमत क्या है? 30 रुपये। तो इस तरह उसे 20 रुपये की क्या 20 रुपये की बचत मिलती है। तो इसे ही कहते हैं उपभोक्ता की बचत। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस के जो फॉर्मूले वो देख लेते हैं। उपभोक्ता कितना भुगतान करने को तैयार है। क्या है? उपभोक्ता कितना भुगतान करने को तैयार है, और इसमें से क्या घटाना है? वह वास्तव में कितना भुगतान करता है। अब दूसरा फॉर्मूला है इसी का, सीमांत उपयोगिताओं का योग। क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योग माइनस कीमत इंटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या। यहाँ फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले भी आए हुए। तो फॉर्मूला यानी सूत्र भी याद करने हैं दोनों। इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सीमांत उपयोगिताओं का योग। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बराबर सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या होता है? समेसन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिताओं का योग माइनस कीमत को हम क्या लिख सकते हैं? पी इंटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। ये तीसरा सूत्र है, हम इसे तीसरा सूत्र मान सकते हैं। और सीमांत उपयोगिताओं का योग करने पर क्या आती है? कुल उपयोगिता आती है। क्या आती है? कुल उपयोगिता।
तो ये हमारे गणनावाचक दृष्टिकोण के सूत्र हैं। अब देखिए गणनावाचक दृष्टिकोण की हम कुछ मान्यताएं हैं, तो मान्यताएं देख लेते हैं। तो पहली मान्यता क्या है, यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। यानी जैसे जैसे वस्तु की, जैसे अक्स वस्तु है तो अक्स वस्तु की एक इकाई खरीदेंगे, दूसरी इकाई खरीदेंगे, तीसरी इकाई, चौथी इकाई खरीदेंगे। तो जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता, जो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है, वह कम होती जाएगी। जैसे इससे मिलने वाली उपयोगिता 50 रुपये के बराबर है, इससे मिलने वाली 40 रुपये, 30 और 20। जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगी वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। दूसरा क्या, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई 1-1 रुपये, जितने भी, जैसे हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो जैसे हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से प्रत्येक 1 रुपया होगा उसकी वैल्यू समान होगी। जैसे हम 10 रुपये खर्च करेंगे तो उससे हमें जो उपयोगिता मिलेगी, जैसे 100 में से हम 10 रुपये खर्च करेंगे तो उसके बाद कितने, 90 रुपये बचेंगे। तो इस 90 में से भी हम 10 रुपये खर्च करेंगे, तो इस 10 रुपये की जो वैल्यू है वही इस 10 रुपये की वैल्यू, यानी दोनों की उपयोगिता हमारे लिए क्या रहेगी, समान रहेगी। अब तीसरा क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता। मार्केट में क्या रहेगी, पूर्ण प्रतियोगिता। और उपयोगिता मापनीय। तो गणनावाचक दृष्टिकोण है, तो गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता क्या होती है, मापनीय होती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। पांचवा है, वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयाँ उपभोक्ता को भिन्न भिन्न संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे पहली इकाई 50 रुपये के बराबर, दूसरी 40, तीसरी 30, चौथी 20। तो अलग अलग इकाइयाँ क्या है, अलग अलग संतुष्टि प्रदान करती हैं। और आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत क्या होती है, आवश्यक वस्तुओं के लिए, अनिवार्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत क्या होती है, अनंत होती है। क्या है, अनंत होती है। आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत अनंत होती है। अब देखते हैं हम एक उदाहरण से यहाँ पर कि जैसे उपभोक्ता जैसे एक इकाई के लिए कितने रुपए देने के लिए तैयार है, पहली इकाई के लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार, दूसरी इकाई के लिए 18 रुपये, तीसरी इकाई के लिए 16 रुपये, चौथी इकाई के लिए 14 रुपये और पाँचवीं इकाई के लिए 12 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ये जो भी देने के लिए तैयार है उसे क्या कहते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता। अब देखिए, माना कि बाज़ार में कीमत क्या है, बाज़ार में कीमत 14 रुपये, ठीक है। तो 14 रुपये कीमत होने की स्थिति में ये इकाई उपभोक्ता कितनी इकाइयों को क्रय करेगा, 1, 2, 3, 4 इकाइयों का क्रय करेगा, क्योंकि पाँचवीं इकाई के लिए वे कितना देने के लिए तैयार है, 12 रुपये, जबकि कीमत क्या है, 14 रुपये। कीमत ज़्यादा है इसलिए यह पाँचवीं इकाई नहीं खरीदेगा, 4 इकाइयाँ खरीदेगा। तो अब देखिए हम कंज्यूमर सरप्लस कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या था, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस पी इंटू एक्स। तो अब देखिए सीमांत उपयोगिताओं का योग, सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या है, 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14। तो ये चारों का योग। तो यहाँ पर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो ये चारों का योग कितना आएगा, 68 आएगा। और दूसरा क्या है, पी। तो यहाँ पर पी क्या है, कीमत है 14 रुपये, और एक्स क्या है, कितनी इकाइयाँ खरीदेगा, 4 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा 68। इसमें से क्या घटाएंगे, पी यानी 14 इंटू एक्स क्या है, 4 इकाइयाँ खरीदेगा। तो 68 माइनस ये कितना हो गया, 56। तो इसको घटाएंगे तो क्या है, 12। ये 12 रुपये कंज्यूमर सरप्लस, ये क्या है, उपभोक्ता की बचत है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, हम चित्र द्वारा देखते हैं इसे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या दिखाएंगे हम, जैसे वस्तु की क्या हम दिखाएंगे, मात्रा, वस्तु की मात्रा या खरीदी गई इकाइयों की संख्या, और इस साइड में क्या आएगी, कीमत, इस साइड में आएगी कीमत। अब देखिए यहाँ पर कीमत लिख देते हैं, जैसे 20, 18, 16, 14, 12, और इस साइड में इकाइयाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 20 रुपये कीमत, तो एक इकाई के लिए उपभोक्ता 20 रुपये देने के लिए तैयार है, दूसरी इकाई के लिए उपभोक्ता 18 रुपये देने के लिए तैयार, तीसरी इकाई के लिए उपभोक्ता 16 रुपये देने के लिए तैयार है, चौथी इकाई के लिए उपभोक्ता
₹14 देने के लिए तैयार है। चौथी इकाई के लिए कितने ₹14 देने के लिए तैयार है। और पाँचवीं इकाई के लिए उपभोक्ता कितने रुपए देने के लिए तैयार है? ₹12। तो इन सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन सारों को हम मिला देंगे तो ये जो वक्र आएगा इसको क्या कहेंगे? मांग वक्र। क्या कहेंगे? मांग वक्र। मांग वक्र या मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता वक्र कहेंगे। तो ये उपभोक्ता का क्या है? मांग वक्र। अब बाजार में कीमत क्या है? बाजार में कीमत है ₹14। कीमत कितनी है? ₹14। ये हमारी कीमत है, पी क्या है? ₹14। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो त्रिभुज बच रहा है इसको नाम दे देते हैं ABC। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। देखिए उपभोक्ता वास्तव में वस्तु के लिए कितनी जो 4 इकाइयाँ खरीदेगा, वस्तु की कितनी 4 इकाइयाँ खरीदेगा, तो उसके लिए कितना देने के लिए तैयार है? वो इतना भाग देने के लिए तैयार है। जबकि उसको देना कितना पड़ेगा? कीमत ये है तो उसको ये वाला भाग देना पड़ेगा। तो ये वाला भाग क्या हो गया? ये वाला भाग उसकी बचत। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ये है उपभोक्ता की बचत। तो ये वाला पार्ट क्या है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC जो है ये क्या है? उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये था हमारा उपभोक्ता की बचत का मार्शल का दृष्टिकोण। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? तो डेविड रिकार्डो ने नहीं दी, एजवर्थ ने नहीं दी, पेरेटो ने नहीं दी, किसने दी? मार्शल ने। तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? तो देखिए मार्शल ने दी। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि जैसे सर्वप्रथम किसने दी? तो सर्वप्रथम किसने दी? ड्यूपिट। किसने दी? ड्यूपिट। और ड्यूपिट ने कब दी? 1844 ईस्वी में दी। और इसके बाद किसने दी? मार्शल ने दी। और मार्शल के बाद किसने दी? हिग्स ने। तो मार्शल ने किस दृष्टिकोण पर दी? गणनावाचक। और हिग्स ने क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर दी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। तो देखिए इसमें मार्शल की उपभोक्ता बचत की धारणा में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। हमने जो मान्यताएं पढ़ी वहाँ से आया है क्वेश्चन। ये हमारी मान्यता है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता सही है, एकाधिकार नहीं होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, ये वाले गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? एक है। एक हमारा राइट आंसर है। अब देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता अतिरेक। ये हमारा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 में। तो देखिए उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है। देखिए संभावित कीमत क्या होती है? संभावित कीमत क्या होती है? जो उपभोक्ता देने के लिए तत्पर रहता है, जो उपभोक्ता देना चाहता है। और वास्तविक कीमत क्या होती है? वास्तविक कीमत क्या होती है? जो बाजार में चल रही होती है। तो संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत, इन दोनों का अंतर क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत होती है। तो हमारा अभिकथन क्या है? सही है। अब तर्क क्या है? कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच संबंध प्रतिलोमी होते हैं। मतलब कीमत और उपभोक्ता अतिरेक यानी कंज्यूमर सरप्लस, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है? प्रतिलोमी, उल्टा संबंध होता है। तो इसको हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? मांग वक्र है या मार्जिनल यूटिलिटी वक्र है। और बाजार में ये क्या है? कीमत है। ये बाजार में कीमत है। ये बाजार में ₹12 के बराबर माना कीमत है। तो ये हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। अब देखिए माना कि कीमत बढ़कर ₹14 हो जाती है, 12 की जगह क्या हो जाती है? 12 की जगह 14 हो जाती है। तो ये कीमत बढ़कर ₹14 हो जाती है। तो कंज्यूमर सरप्लस पहले की तुलना में घट जाता है, केवल इतना ही रहता, जबकि पहले कितना था? इतना था। तो देखिए कीमत बढ़ी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? कम हुआ। क्या है? प्राइस बढ़ी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? घटा। तो कीमत और कंज्यूमर सरप्लस में क्या है? प्रतिलोम संबंध होता है, यानी विपरीत। तो हमारा तर्क भी क्या है? सही है। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है।
और आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दी? तो सर्वप्रथम किसने दी? ड्यूपिट। ड्यूपिट ने कब दी? 1844 ईस्वी में दी। ड्यूपिट के बाद मार्शल, मार्शल के बाद हिक्स ने दी। अब देखिए उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र, पांचवा क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र। तो देखिए हमारा ये वाला तो लेना ही नहीं है। और सी वाला क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योगफल। देखिए सीमांत उपयोगिताओं का योगफल, जिससे हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का योग। और इनटू में क्या दिया है? कीमत इनटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या। तो देखिए ये वाला सूत्र भी हमारा गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता, योगफल के बाद यहाँ पर माइनस होता तो ये सही होता, तो इसलिए गलत है। अब देखिए कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिताओं का योगफल, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं का योगफल एक ही चीज़ होती है, और ये हमारा सही आंसर है। देखिए कुल उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिताओं का योग, और इसमें से क्या घटाएंगे? कीमत इंटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या। तो ये हमारा ए वाला सही उत्तर है। हमने जो 3 सूत्र पढ़े वहाँ से ही आया हुआ है। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है, किसी उपभोक्ता का मांग फलन डी बराबर दिया हुआ है 10 - 2p, और कीमत हमारी 2 दे रखी है, तो उपभोक्ता का अतिरेक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमारा मांग फलन, इसको हम ऐसे x के डी की जगह में x लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। x बराबर क्या है? 10 - 2p। ये क्या है? हमारा मांग फलन। और कीमत क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। और हमें क्या ज्ञात करना है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता का अतिरेक ज्ञात करना है। तो देखिए हमारी जैसे x बराबर, तो हमारी देख कीमत 2 है, तो कीमत 2 पर हमारी x बराबर कितनी इकाइयाँ खरीदेगा उपभोक्ता? तो 10 - 2 इंटू पी का मान भी हमारे क्या है? 2। तो 2 दूनी 4, तो 4 घटाएंगे तो x बराबर क्या आ गया है हमारा? 6। 10 में से 4 घटाएंगे 6, x बराबर 6 है। और हमारा p बराबर क्या है हमारा? 2 है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमें जो हमारा मांग फलन है, हमारा मांग फलन वह किसके बराबर होना चाहिए? p के बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। जैसे ये हमारा किसके बराबर में? x के बराबर में, तो इसको हमें किस में बदलना है? p के बराबर में। तो हमें p के बराबर में बदलना है इसे, तो इसको बदल देते हैं हम पहले। तो x बराबर 10 - 2p, 10 - 2p। तो अब देखिए यहाँ पर -2 इधर आएगा तो प्लस का 2p आ जाएगा, बराबर ये 10 ऐसे लिख दिया। x प्लस का इधर आएगा तो माइनस में x, तो p बराबर क्या होगा? p बराबर आ जाएगा 5 में 2 का 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस x/2। तो ये हमारा समीकरण आ गया। ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया? अब देखिए हमारा कंज्यूमर सरप्लस का सूत्र क्या है? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला, तो ये हमारा है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस क्या है? p इंटू एक्स। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का सूत्र है। तो हमें देखिए हमें यहाँ पर तो कीमत और खरीदी गई इकाइयों की संख्या को गुणा करना है, लेकिन हमें सीमांत उपयोगिताओं का योग ज्ञात कैसे करना है? तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? समाकलन। क्या करना है? समाकलन। इसके लिए हमें जो मांग फलन है इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो इसका हम कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, x0 p dx माइनस p इंटू एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पर हमें क्या करना है? मांग फलन का समाकलन करना है। यहाँ पर हमारा 0 है। अब देखिए अब मैं अगले पेज पर सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए हमारे लास्ट पिछले पेज पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम इधर लिख लेंगे। p बराबर हमारा कितना था? 2, x बराबर था हमारा 6, और हमारा मांग का जो समीकरण था वो क्या था? मांग का समीकरण 5 माइनस x/2। अब देखिए हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस हमें समाकलन किसका करना है? यहाँ पर क्या था? हमारा x था, x की जगह हम लिख देंगे 6, यहाँ पर हमारा 0। अब p की जगह हम क्या ये फलन लिख देंगे, तो 5 माइनस x/2 dx, और इनटू में क्या माइनस क्या करना है? p इंटू
एक्स। अब देखिए इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटेवा 2 × 2। एक तो 2 ये और ये 1 2 इसकी पावर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे इसमें भी ये x की पावर 1 है तो बटेवा में 1 आएगा। तो ये हमारा है और ये हमारा 6 और 0 माइनस p × x। p क्या है हमारा 2 × x कितना है 6। अब देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो अब देखिए मैं इसको सोल्व कैसे करना है। इसमें एक बार तो क्या रखना है 6 रखनी है x की वैल्यू, और दूसरी बार क्या रखनी है हमें 0, और इन दोनों को आपस में घटाना है। देखिए 5 × x की वैल्यू क्या रखनी है 6 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बटेवा 4। तो हमने यहाँ पर तो वैल्यू क्या रख दी है 6 रख दी। अब इसमें से क्या घटाना है, इसी में वैल्यू क्या रखनी है, अब हमें 0 रखनी है। 5 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर बटेवा 4, और इसमें से क्या घटाना है हमें, ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। 6 दूनी 12 घटाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा 30 माइनस 36 बटेवा 4, और माइनस यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर पूरा 0 बचेगा माइनस 12। अब देखिए 30 माइनस ये कितने बार 9 बार और माइनस 12, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 21। तो कितना आ जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस 9 आ जाएगा। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आया 9 आया। तो अगर इसी तरह के मैथमेटिक्स वाले और भी जो हमारे स्टैटिक्स वाले कंज्यूमर सरप्लस वाले सवाल अगर आपको समझने हो तो कमेंट में लिखिए। आज तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत का कौन सा माप है, क्रमवाचक। कौन सा माप पढ़ेंगे, उपभोक्ता की बचत का क्रमवाचक माप पढ़ेंगे। कौन सा माप है।